नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। बिहार की सियासत का मैं अक्सर बात करता हूं, लेकिन बिहार के सबसे पिछड़ा इलाका सीमांचल का मैं बात करने जा रहा हूं। सीमांचल में इस बार क्या होने जा रहा है? सीमांचल में ओबीसी पेट बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार ओबीसी सीमांचल में मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सीमांचल में कुल 4 जिले पड़ते हैं: कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। ओबीसी का जो प्रयास है वो इन चारों जिलों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं ओबीसी, लेकिन ओबीसी का ज़्यादातर फायदे किशनगंज से निकलता है। लेकिन अब ओबीसी को निराश होना पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी को झटका किशनगंज से ही लगने शुरू हो गए हैं। ओबीसी के कई पूर्व विधायक और मौजूदा नेता आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं या फिर जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं। जो महागठबंधन का रैली था पूर्णिया में, उस रैली में भी ओबीसी पर हमला किया गया। ओबीसी को भाजपा का एजेंट कहा गया। लेकिन 2024 से पहले जो सियासी पिच पर तैयारी चल रही है कि मुस्लिम वोटरों को महागठबंधन अपने पक्ष में लेना चाहती है, इसी कारण मिशन सीमांचल के लिए ओबीसी के पार्टी के नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं महागठबंधन के लोग। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल में ही बिहार के सीमांचल से निकला। बिहार में ओबीसी को पहली बार जीत दिलाने वाले ओबीसी के पार्टी के एक विधायक अब महागठबंधन के तरफ चले गए हैं। 2024 के इलेक्शन से पहले ओबीसी को तगड़ा झटका लग गया। असोदीन ओबीसी हैदराबाद में बैठे रहे। यहाँ आरजेडी वाले एक एक करके ओबीसी के पार्टी को तोड़ रहे हैं और उन लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखें, हाल के वर्षों में सीमांचल में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। इस कारण से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, ये मुद्दा भी रहेगा कि बांग्लादेश का घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी उठाएगी और बीजेपी वहीं पर सफलता हासिल करती है जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो, वहीं पर बीजेपी अपने समीकरण को ठीक बैठाती है, हिंदू मुस्लिम कर पाती है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि सीमांचल का जो राजनीति है वो बीजेपी के लिए एक प्रयोगशाला है। सीमांचल बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो खबरें सामने आ रही है कि सीमांचल में हो सकता है बीजेपी 4 सीटों में केवल 1 सीट पर ही चुनाव लड़े और वो सीट होगा अररिया का। लेकिन ये फाइनल नहीं है, समझौते अभी चल रहे हैं। ये भी बता देना चाहता हूँ, किसे कितना सीट मिलेगा ये चुनाव के 2-4 महीने पहले पता चलेगा। लेकिन जो खबरें सामने आ रही है कि चिराग पासवान ने भाजपा के सामने ये शर्त रखा है कि कटिहार का सीट होने चाहिए, और चिराग के पार्टी के जो लोग हैं जो कटिहार में है वो चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। इस नज़रिए से भी देखना है कि चिराग क्या एनडीए में शामिल होते हैं। अगर एनडीए में शामिल होते हैं तो चिराग पासवान के चाचा किस तरफ जाएंगे? चिराग आएंगे तो क्या दोनों पार्टियों का विलय हो जाएगा? जो चाचा भतीजा अलग हुए हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी अगर 4 में से 1 सीट पर लड़ेगी, ये तो बीजेपी स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी सीमांचल में ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। बीजेपी की प्रयास होगी कि 2 से 3 सीटों पर कम से कम बीजेपी सीमांचल में लड़े। लेकिन पूर्णिया का सीट उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे सियासी पिच सीमांचल की तैयार हो रही है और इस सियासी पिच में कौन फायदा उठाता है, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो सीमांचल में कांग्रेस को महागठबंधन में 1 सीट मिलने वाली है और वो सीट है किशनगंज का। कांग्रेस इस बात से सर्टिफाइड नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तो कटिहार का सीट चाहिए। कटिहार से तारिक अनवर अक्सर ही चुनाव लड़ते हैं और तारिक अनवर कटिहार से ही चुनाव लड़ेंगे, वो किशनगंज नहीं जाने वाले। वो इतने सालों से कटिहार के ही सीट से चुनाव लड़ते हैं। तारिक अनवर अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनके पास 2 विकल्प बचते हैं। अगर उन्हें कांग्रेस पार्टी में रहकर टिकट नहीं मिलती है तो तारिक अनवर हो सकता है जेडीयू के सिंबल से इलेक्शन लड़ ले। लेकिन जेडीयू में भी कई नेता टिकट के दावेदारी कर रहे हैं। वर्तमान में कटिहार में जेडीयू के ही सांसद है। पूर्णिया की बात करें तो वहां पर जेडीयू के सांसद है। इस कारण से जेडीयू वहां का सीट भी नहीं छोड़ने वाली है। जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वो 17 सीटों में से 16 सीटें वो रहेगी जहां से जेडीयू चुनाव जीत चुकी है। अर्थात 17 सीट आरजेडी के खाते में जो सीटें आएगी, कांग्रेस के खातों में जो सीटें आएगी वो बीजेपी की सीटें आएगी या बाकी एनडीए के सहयोगी दलों की सीटें आएगी, क्योंकि जेडीयू ने साफ कर दिया कि वो तो चुनाव लड़ेगी।
अब आगे के बिहार की सियासत को देखें तो ओबीसी की पार्टी सीमांचल से खत्म हो जाएगी। ओबीसी की पार्टी एक एक करके सीमांचल, ओबीसी के पार्टी के एक एक नेता एक एक करके ओबीसी के पार्टी छोड़ रहे हैं। सीमांचल की जब आप परिस्थिति देखते हैं तो यहाँ पर हिंदू 53.51% है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है, जबकि मुस्लिम 45.93% है। दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हिंदू मुस्लिम के अलावा अदर्स 0.56% सीमांचल में। इन तमाम परिस्थितियों से देखें तो सीमांचल में हिंदू आबादी और मुस्लिम आबादी के बीच ज़्यादा फैसला 2011 तक नहीं था और सीमांचल के कई क्षेत्र मुस्लिम बहुल हो चुके हैं, जहां की आबादी, मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा हो चुका है। 2023 की बात करें तो सीमांचल में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। अब इस परिस्थिति में ओबीसी यहाँ पर गेम चेंजर साबित होते थे। ओबीसी मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में लेके चले जाते थे। इसी का तोड़ आरजेडी ने निकाल लिया। ओबीसी के पार्टी के विधायक, ओबीसी के पार्टी के नेताओं को जेडीयू और आरजेडी तोड़ रही है और इसका ही नतीजा आप देख रहे हैं कि इस वक्त ओबीसी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। सीमांचल में ओबीसी की पार्टी की स्थिति धीरे धीरे गिरता जा रहा है। कारण यही है कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि ओबीसी तो एजेंट है बीजेपी का, जहां ओबीसी जाते हैं वहां पर बीजेपी जीत जाती है। ऐसे बातें भी कहे गए। इससे सीमांचल की सियासत को आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सीमांचल में जो मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है, इसके पीछे का जो रीजन दिया जा रहा है वो ये है कि सीमांचल में बांग्लादेश के घुसपैठिया लगातार आ रहे हैं। दूसरे तौर पे अगर सीमांचल के चारों जिलों की आबादी अगर हम देखें तो सीमांचल के चारों जिलों में किशनगंज में हाईएस्ट मुस्लिम आबादी है। 70% मुस्लिम आबादी किशनगंज में है। वहीं बात करें अररिया की तो 43% मुस्लिम आबादी अररिया में है और अररिया में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा भी होते हैं, ऐसा बयान बीजेपी के एक नेता ने दिया था। इसके आगे हम बात करें कटिहार की तो यहाँ 38% मुस्लिम आबादी है और कटिहार की सियासत में जो आपको हिंदू मुस्लिम की राजनीति आपको सीमांचल में ज़्यादा दिखता होगा और कटिहार भी उसमें शामिल है। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि इन सभी क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। कटिहार और पूर्णिया की बात करें तो ये कटिहार और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में एक ही आबादी है मुस्लिमों की 38% है। अभी बढ़ गई होगी, ये जो आंकड़े हैं 2011 के जनगणना के अनुसार है या फिर कुछ वेबसाइटों के द्वारा लगाए गए अनुमानित आंकड़े हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले कि इस इलाका में 24 असेंबली के सीट भी शामिल है, जो कि बिहार के सत्ता को तय करता है कि बिहार का सत्ता किस दिशा में जाएगा। ऐसे में अगर बीजेपी यहाँ पर अपने गठबंधन के साथियों को ज़्यादा सीटें दे देती है तो इससे बीजेपी को ही लॉस होगा, क्योंकि बीजेपी के गठबंधन के साथियों को ज़्यादा सीटें मिलेगी। बीजेपी के लिए कटिहार का सीट बहुत आसान है, यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी। पूर्णिया का सीट में बीजेपी अच्छी तरीके से जीत सकती है। इसके अलावा बात करें अररिया और किशनगंज तो अररिया में बीजेपी के मौजूदा सांसद है, जबकि किशनगंज में बीजेपी कभी उम्मीद ही नहीं कर सकती है कि वहां पर बीजेपी जीत जाए। तो मतलब 3 सीटों पर बीजेपी को खुद से लड़ना चाहिए, कटिहार, पूर्णिया और अररिया। लेकिन बीजेपी यहाँ खुद से नहीं लड़ती, उसके सहयोगी दल लड़ते हैं, तब भी बीजेपी को यहाँ फायदा है, क्योंकि यहाँ की जो सियासत है वो हिंदू मुस्लिम विभाजन से काफ़ी आगे है। मतलब हिंदू मुस्लिम की राजनीति सबसे ज़्यादा सीमांचल में ही होता है। बंगाल में भी आप देखिएगा जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहीं बीजेपी चुनाव जीतती है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति करती है उसका फायदा उसे वैसे ही इलाकों में मिलता है जहां हिंदू आबादी कम है, क्योंकि जहां हिंदू आबादी ज़्यादा होती है वहां पर हिंदू वोटर अलग अलग विभाजनों में बट जाती है। लेकिन जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो जाता है वहां हिंदू वोटर एकजुट हो जाता है, वहाँ कास्ट फैक्टर खत्म हो जाता है, वहाँ जाति का फैक्टर नहीं चलता है। इसी कारण बीजेपी को राजनीति सफलता सीमांचल में ज़्यादातर बार मिला है। लेकिन किशनगंज में बीजेपी को एक बार ही सफलता मिला था, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त।
इन सब के बीच जो समीकरण तय किया जा रहा है उस समीकरण से सीमांचल में महागठबंधन जीतने की प्रयास करेगा। महागठबंधन को ये उम्मीद है कि सीमांचल समेत बिहार में कम से कम 20 से 25 सीटें महागठबंधन को मिल जाएगा। याद रखिए कि महागठबंधन की जो उम्मीदें हैं वो 20 से 25 सीटों का है पूरे बिहार में, और पूरे बिहार में महागठबंधन की सीटें अगर इतनी हो जाती है तो महागठबंधन का जो प्रयोग है वो सफल हो जाएगा। लेकिन इस महागठबंधन में भी कई सवाल है। कांग्रेस पार्टी क्या 2-3 सीटों से सेटिस्फाइड होगी? क्या कांग्रेस पार्टी 2-3 सीटों पर संतुष्ट हो जाएगी? क्योंकि महागठबंधन में जो परिस्थिति दिख रही है, 17 पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, 17 पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, तो कांग्रेस को 2 या 3 सीटें मिलेगी। बाकी भी महागठबंधन की जो पार्टी है उसे भी तो सीट चाहिए। मतलब साफ है, कांग्रेस पार्टी को महागठबंधन में रहना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति बिहार में अच्छा नहीं है, तो उसे 11 सीटें मिलने की उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए। अगर हम परिस्थिति को देखें तो महागठबंधन की स्थिति बिहार में बेहतर होने की बात कही जा रही है, लेकिन सीमांचल का जो इलाका है, जो बॉर्डर एरिया है, जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ भी बड़ा मुद्दा है, और बांग्लादेश घुसपैठ के कारण ही सीमांचल में ये आबादी संतुलन बिगड़ी है। तो मतलब आप समझ सकते हैं ये चुनावी मुद्दा होगा बीजेपी के लिए। अगर ये चुनावी मुद्दा रहा तो बीजेपी की तरफ हिंदू वोटर एकजुट होकर आएंगे, अर्थात बीजेपी एनडीए के ही सहयोगी दल सीमांचल से चुनाव लड़ते हैं तो वो जीत जाएंगे। सीमांचल के 4 में से 3 सीटें ऐसी होगी जो बीजेपी के सहयोगी, अगर बीजेपी लड़ती है तो बीजेपी के मुट्ठी में है, क्योंकि बीजेपी का मुद्दा बांग्लादेश घुसपैठ रहेगा, जो कि इस इलाका का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। सीमांचल में कांग्रेस या महागठबंधन ये सोच रही है कि हम सब एकजुट हो जाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे लोकसभा का, तो ये असंभव लग रहा है। सीमांचल के राजनीतिक समीकरण जो बांग्लादेश घुसपैठ पर जब मुद्दा आएगा तो विपक्षी पार्टी शांत हो जाएगी, इसका फायदा बीजेपी उठाएगा, और बीजेपी अगर फायदा उठाएगा तो सीमांचल के इन सीटों पर बीजेपी की जीत हो जाएगी। दूसरे तरफ देखें तो बीजेपी की जो फॉर्मूला है कि मुस्लिम वोटरों को विभाजित किया जाए, जातियों में बांटा जाए, और याद रखिए कि बिहार में जातीय जनगणना भी हो रहा है, तो जहां महागठबंधन हिंदू वोटरों को जाति में बांटने का प्रयास करेगा, बीजेपी मुस्लिम वोटरों को जाति में बांटने का प्रयास करेगा। सीमांचल की जो परिस्थिति है, यहाँ पर ओबीसी मुस्लिम यानी जो पिछड़ी जाति के मुस्लिम लोग हैं उनकी आबादी ज्यादा है। अब पिछड़ी जाति के जो मुस्लिम लोग हैं वो किस तरफ जाएंगे ये भी देखने वाली बात है। इसके अलावा एक वो भी मुसलमान वर्ग है जो पढ़ा लिखा मुसलमान वर्ग है, जो कि केंद्र सरकार के विभिन्न स्कीमों का लाभ जानता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि सीमांचल की राजनीति की गणित इतना आसान नहीं होगा महागठबंधन के लिए। ओबीसी तो अपने प्रत्याशी उतारेंगे ही, तो ओबीसी अपने प्रत्याशी को, भले ओबीसी के प्रत्याशी ना जीते, लेकिन ओबीसी इतना वोट तो काट देंगे कि बीजेपी का खेल आसान हो जाएगा, और हिंदू वोटर सीमांचल में एकजुट होकर बीजेपी की तरफ जाएगा, एनडीए की तरफ जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि कहानी क्या होने वाला है। बीजेपी को बस अपना प्रत्याशी उतारना है, और बीजेपी बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा अभी से ही उठा रही है। मतलब बीजेपी के लिए पूरा समीकरण तैयार है। सीमांचल में महागठबंधन को कामयाबी मिलती 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं है। हम सीट बाय सीट आएंगे, बिहार का हर सीट का हाल बताएंगे, क्या परिस्थिति बन सकती है। सीमांचल की बात करें तो वर्तमान परिस्थिति में सीमांचल में महागठबंधन को महज 1 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि बीजेपी को या फिर एनडीए को 3 सीटें मिलती दिख रही है। अगर बीजेपी खुद के कैंडिडेट उतारती है तो बीजेपी को इसका लाभ होगा, नुकसान नहीं। जो समीकरण सीमांचल में तैयार हो रहे हैं, इसमें महागठबंधन के सारे पार्टी अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तब भी महागठबंधन को सीमांचल से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। माने मुस्लिम आबादी सीमांचल में ज्यादा है, उसके बावजूद भी बीजेपी यहां से निकल जाएगी, बीजेपी यहां से जीत जाएगी। कारण यही है कि बीजेपी जो मुद्दा उठाती है उस मुद्दा से हिंदू वोटर एकजुट हो जाती है।
सीमांचल की परिस्थिति आपको हम बता चुके हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 1 सीटें मिलेगी, 2 पर जेडीयू लड़ेगी, 1 पर आरजेडी लड़ेगी। बीजेपी के बारे में जहाँ तक पता चली है कि बीजेपी हो सकता है 1 सीट पर लड़े, लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश में लगी हुई है कि कटिहार और पूर्णिया का सीट बीजेपी अपने पास रखे। हो सकता है अगला समीकरण ये हो कि चिराग को कहीं और का सीट दे दिया जाए और उसे मना लिया जाए, चिराग को एनडीए में शामिल करवा लिया जाए, लेकिन उन्हें किसी और जगह की सीट दे दिया जाए। कटिहार का सीट बीजेपी किसी कीमत पर देना नहीं चाहती। कटिहार वो जगह है जहां जनसंघ को भी कामयाबी मिलता रहा है, यानी बीजेपी की आप कह सकते हैं कटिहार सबसे आसान पिच है। बीजेपी इतना आसान पिच को कैसे दे देगा? बीजेपी अपने खाते में 1 सीट तो जोड़ेगा। कटिहार और पूर्णिया से बीजेपी लड़ना चाहेगा, लेकिन बीजेपी को अपने सहयोगी दलों का भी ध्यान रखना है। आगे का जो समीकरण बनेगा, जो सीटों की सेलिंग होगी, वो दिसंबर से फरवरी के बीच हो जाएगा। तब तक का इंतजार करना पड़ेगा। अभी जो हम बता रहे हैं बस एक अनुमान के मुताबिक बता रहे हैं। खैर साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।